जरा कल्पना कीजिए, एक स्कूल का कमरा है। एक छोटी सी बच्ची को मास्टर जी पूरी ताकत से बेंत मार रहे हैं। ओहो। हाँ, और मास्टर जी की एक आंख में भेंगापन है, मतलब वो क्रॉस आइड है। बच्ची के हाथों पर बेंत पड़ रहे हैं, लेकिन वो रो नहीं रही है। उसे दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा। मतलब वो पूरी तरह सुन्न हो गई है। बिल्कुल। उसका पूरा ध्यान मास्टर जी की उस भेंगी आंख पर है, जो देख किसी और दिशा में रही है और निशाना कहीं और साध रही है। हम्म। तो क्या वो बच्ची पागल है, या फिर इस पूरी दुनिया में वो इकलौती इंसान है जो सच्चाई को उसके असली रूप में देख पा रही है? इसी अजीब से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस गहन चर्चा की। ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे दिमाग में छप जाता है। और यही तो साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमें ऐसे असुविधाजनक सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत आए हैं ना, वो वाकई बहुत ही खास हैं। मतलब हमारे पास हमेशा ढेरों रिसर्च पेपर्स आते हैं, हाँ, वो तो है। लेकिन आज किसी ने हमें एक बहुत ही दिलचस्प बंडल भेजा है। इस स्टैक में एक तरफ IJCRT का एक भारी भरकम एकेडमिक शोध पत्र है, फिर फेमिनिज्म इन इंडिया का एक बेहद तीखा लेख है। हिंदी कुंज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, विकिपीडिया के तथ्य हैं, और सबसे कमाल की बात, इन सब के बीच एक साहित्य के छात्र के हाथ से लिखे गए नोट्स की एक पूरी डायरी है। और वो डायरी सच में एक खजाना है। मतलब इन नोट्स में न सिर्फ जैनेंद्र कुमार के 1930 के दशक के उस विद्रोही उपन्यास त्यागपत्र का जिक्र है, बल्कि इसे समझने के लिए मुंशी प्रेमचंद्र, उषा प्रियमवदा की वापसी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के साथ एक बहुत ही गहरा पुल बनाया गया है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम इस छात्र के शानदार नोट्स और इन तमाम एकेडमिक स्रोतों के जरिए ये समझें कि कैसे एक आम सी लगने वाली बुआ भतीजे की कहानी इंसानी मन का सबसे जटिल एक्सरे बन जाती है। एक्सरे, हाँ, ये सही शब्द है ना? हाँ। हम अक्सर कहानियों को एक वाइड एंगल लेंस से देखते हैं, समाज, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े मुद्दे। लेकिन जिनेंद्र की इस कहानी में कैमरा अचानक समाज से हटकर किसी एक इंसान के चेहरे के एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप पर आ जाता है। हाँ, एकदम क्लोजअप पर। बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, असली उथल पुथल उस इंसान के दिमाग के अंदर चल रही है। और ये शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें ना, तो छात्र के नोट्स में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का उदाहरण दिया गया है। वंशीधर और अलोपदीन वाली। बिल्कुल। प्रेमचंद का युग बाहरी संघर्षों का युग था। हाँ। वंशीधर और अलोपदीन की लड़ाई, हाँ। मतलब ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, समाज में क्या गलत हो रहा है, उसे कैसे सुधारा जाए, ये सब। लेकिन जैनेंद्र ने महसूस किया कि सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र तो इंसान के मन के भीतर है। पर एक बात सोचिए, 1930 का दशक, मतलब बाहर आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी और जैनेंद्र एक बंद कमरे की घुटन लिख रहे थे। क्या ये उस समय के हिसाब से थोड़ा अजीब नहीं था? अजीब लगता है, लेकिन यही उनकी जीनियस थी। वैसे स्रोतों में प्रकाशन वर्ष को लेकर एक दिलचस्प बहस भी है। फेमिनिज्म इन इंडिया इसे 1934 बताता है। अच्छा। हाँ, और विकिपीडिया 1937 और अकादमिक शोध पत्र 1938। मतलब थोड़ी कंफ्यूजन है वहाँ। हाँ, पर साल चाहे जो भी हो, यह वो दौर था जब हर कोई बाहरी आज़ादी मांग रहा था। लेकिन जैनेंद्र ने एक आईना दिखाते हुए पूछा कि क्या हम अंदर से आज़ाद हैं? क्या बात है। शोध पत्रों में इसीलिए उन्हें हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना गया है। उन्होंने कहानी को शहर के चौराहों से उठाकर मन की अंधेरी और उलझी हुई गलियों में खड़ा कर दिया। और उस उलझी हुई गली के ठीक बीचों बीच खड़ी हैं हमारी मुख्य पात्रा मृणाल, जिसे कहानी में बुआ कहा गया है। जी। चलिए वापस उसी क्लासरूम वाले दृश्य पर चलते हैं जिसका जिक्र हिंदी कुंज के लेख में है। मृणाल की दोस्त शीला मास्टर जी की कुर्सी पर पिन रख देती है। बहुत ही क्लासिक प्रैंक है। हाँ, लेकिन जब मास्टर जी पूछते हैं तो मृणाल बिना किसी वजह के सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। यहाँ मृणाल का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो बेंत खा रही है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। वो उस भेंगी आंख को देख रही है। हाँ, वो क्रॉस साइड वाला जो जिक्र था। बिल्कुल। वो आंख दरअसल उस समय के और शायद आज के भी समाज के दोहरेपन का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। समाज की नजर कहीं और है, आदर्शों पर, और उसका प्रहार कहीं और है, कमजोरों पर। बाप रे। और मृणाल बचपन से ही इस पाखंड को देख पा रही है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फेमिनिज्म इन इंडिया का लेख बहुत स्पष्टता से कहता है कि मृणाल कोई अपवाद नहीं है। हाँ। वो उस दौर की मर्कीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है।
वो एक चिड़िया बनना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है। लेकिन समाज क्या करता है? उसकी जबरदस्ती एक ऐसे व्यक्ति से शादी करा दी जाती है जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है। एक अनमेल विवाह, बिल्कुल। एक पूरी तरह से बेमेल विवाह। अनमेल विवाह उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब मृणाल एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी समाज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शीला के भाई वाली बात? हाँ, वो पूरी तरह से ईमानदार होने का फैसला करती है। वो अपने पति को अपने पूर्व प्रेम के बारे में, जो शीला का भाई था, सब कुछ सच सच बता देती है। और यहीं मुझे सबसे बड़ी उलझन होती है। मतलब वो चुप रह सकती थी ना? बिल्कुल रह सकती थी। वो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे शांति से गुजार सकती थी। तो उसने सच क्यों बोला? क्या उसे अंजाम का अंदाजा नहीं था? उसे अंदाजा था, लेकिन मृणाल आरोपित नैतिकता यानी इम्पोज्ड मोरालिटी को नहीं मानती। रुकिए, ये आरोपित नैतिकता वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि समाज ने आपको एक ऐसी यूनिफॉर्म पहना दी है जो आपको बिल्कुल फिट नहीं आती। हाँ, जिसमें आपका दम घुटता है, लेकिन नियम यह है कि आप इसे उतार नहीं सकते। अच्छा। आरोपित नैतिकता का मतलब है वो नियम जो आपने नहीं बनाए, जो आप पर थोपे गए हैं। जैसे एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए। मृणाल को लगता है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं हो सकती, इसलिए वो यूनिफॉर्म उतार फेंकती है और सच बोल देती है। और इसका इनाम से क्या मिलता है? उसे चरित्रहीन घोषित करके घर से बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है ना, वो ये है कि समाज को दरअसल उसके प्रेम से दिक्कत नहीं थी। समाज को दिक्कत इस बात से थी कि उसमें शर्म नहीं थी। एकदम सही पकड़ा आपने, है ना? एक औरत जो अपने सच को छिपाने से इनकार कर दे, वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि तब समाज के पास उसे डराने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यह बहुत ही शानदार विश्लेषण है। समाज का पूरा नियंत्रण डर और शर्म पर ही तो टिका होता है। जब मृणाल ने शर्म ही छोड़ दी तो समाज का उस पर कोई जोर नहीं रहा। अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जिसे समझना और भी जरूरी है। घर से निकाले जाने के बाद मृणाल एक कोयले वाले के साथ रहने लगती है। इन सभी स्रोतों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है, और हमें भी इसे स्पष्ट करना चाहिए कि मृणाल ने देह व्यापार यानी सेक्स वर्क नहीं चुना था। जी हाँ। ये कोई व्यावसायिक समझौता नहीं था। जब उसे आश्रय मिलता है तो वो कहती है कि जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है। यहाँ जैनेंद्र ने सती और पतिव्रता की पूरी धारणा को जड़ से हिला दिया है। इसी बात को समझने के लिए छात्र के नोट्स में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक बहुत ही गहरे निबंध लोभ और प्रीति का सहारा लिया गया है। ये कनेक्शन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। शुक्ल जी का वो निबंध इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शुक्ल जी कहते हैं कि लोभ किसी वस्तु पर कब्जा करने, उसे अपनी संपत्ति मान लेने की लालसा है। जैसे किसी चीज को तिजोरी में बंद कर देना। हाँ बिल्कुल। जबकि प्रीति यानी सच्चा प्रेम एक स्वतंत्र और सात्विक भाव है जिसमें देने का भाव होता है, अधिकार जताने का नहीं। तो अगर इसे कहानी से जोड़ें, समाज जिस पवित्रता की मांग कर रहा है वो दरअसल लोभ है। हाँ, पति का अपनी पत्नी के शरीर और उसके विचारों पर पूरा कब्जा चाहिए। उसे एक संपत्ति की तरह देखा जा रहा है। ये लोभ है। एकदम सही। और दूसरी तरफ मृणाल है, वो उस कोयले वाले के प्रति कृतज्ञ है, उसके मन में प्रीति है। फेमिनिज्म इन इंडिया के लेख में ये बिंदु बहुत जोरदार तरीके से उठाया गया है कि मृणाल को अपने आसपास के तथाकथित सभ्य और पवित्र लोगों में सिर्फ क्रूरता दिखी और पाखंड दिखा। बिल्कुल। लेकिन जब वो हाशिए पर पड़े लोगों, गरीबों, दलितों या उस कोयले वाले के पास जाती है तो उससे वहां असली इंसानियत नजर आती है। क्योंकि हाशिए पर पड़े लोग किसी को जज नहीं करते, उनके पास खोने के लिए कोई झूठी इज्जत नहीं होती। मृणाल कहती भी है कि अगर इन लोगों के अंदर झांक कर देखो तो इनमें दूध सी सफेद सद्भावना मिलेगी। और यहीं पर एक नया और बहुत गहरा शब्द आता है, स्वानुभूति। चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। स्वानुभूति और सहानुभूति, अक्सर हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, सहानुभूति वो है जो हम दूसरों के लिए महसूस करते हैं, स्वानुभूति वो है जो हम खुद अनुभव करते हैं। मतलब सहानुभूति वो है जब आप अपनी चमचमाती एसी कार में बैठे हों और ट्रैफिक सिग्नल पर किसी भिखारी को नंगे पैर देखकर कहें,
ओहो, कितना बुरा हाल है बेचारे का। हाँ, आप तरस खा रहे हैं बस। आप तरस खा रहे हैं। लेकिन स्वानुभूति वो है जब आप खुद नंगे पैर उस तपती हुई डामर की सड़क पर खड़े हों और आपको पता हो कि छाले पड़ने का दर्द असल में कैसा होता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। मृणाल उस तपती सड़क पर खुद खड़ी है, उसके पास स्वानुभूति है, वो यथार्थ को जी रही है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो सहानुभूति का प्रतिनिधित्व करता है, और वो है इस कहानी का नैरेटर प्रमोद। प्रमोद, जो रिश्ते में मृणाल का भतीजा है, उम्र में उससे केवल 5 साल छोटा, और समाज की नज़रों में वो एक बेहद सफल इंसान है। हाँ। वो एक जज बन चुका है, लेकिन वो पूरी जिंदगी अपनी बुआ को सिर्फ दूर से बर्बाद होते हुए देखता रहता है, कुछ नहीं करता। क्योंकि प्रमोद के पास सिर्फ सहानुभूति है। वो बुआ के लिए दुखी होता है, रोता है, लेकिन वो समाज के बनाए गए उन सुरक्षित दायरों को तोड़ने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। वो उस सिस्टम का एक हिस्सा है। एक मिनट, प्रमोद एक जज है, उसका काम ही न्याय देना है, और इस उपन्यास का नाम है त्यागपत्र, यानी रेजिग्नेशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि ओह, वो सिर्फ अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दे रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उस पूरी की पूरी नैतिक व्यवस्था से ही इस्तीफा दे रहा है जिसने उसकी बुआ की जान ले ली। बिल्कुल, आप बिल्कुल उस कोर तक पहुंच गए हैं। ये प्रमोद के भीतर के उस गहरे अपराध बोध की कहानी है। मृणाल के मरने के बाद प्रमोद का अपना ही दिल उसके लिए एक अदालत बन जाता है, एक ऐसी अदालत जहां वो खुद मुजरिम के कटघरे में खड़ा है। क्या बात है। वो उस जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कैसे कर सकता है जब वो अपनी ही बुआ को उस समाज से नहीं बचा पाया जो न्याय के नाम पर पाखंड कर रहा था। उसका त्यागपत्र दरअसल उसकी अपनी कायरता का पश्चाताप है। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है। मतलब जो नियम तोड़ता है, जैसे मृणाल, समाज उसे तो एलिरेट कर ही देता है, उसे तो हाशिए पर धकेल ही देता है। हाँ। लेकिन ये छात्र के नोट्स हमें एक और खौफनाक सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या होता है जब कोई इंसान समाज के सारे नियम मानता है, जब वो बिल्कुल वही करता है जो उससे कहा जाता है? और यहीं नोट्स में एक और कहानी की एंट्री होती है, उषा प्रियमवदा की वापसी। वापसी एक मास्टरपीस है ये समझने के लिए कि आधुनिकता और शहरीकरण ने इंसान के अकेलेपन को कैसे बदल दिया है। इस कहानी में गजाधर बाबू हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रेलवे में नौकरी की, परिवार से दूर रहे, पैसे भेजे, सारे नियम माने। अब वो रिटायर होकर अपने घर वापस आते हैं, ये सोचकर कि अब वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ आराम से समय बिताएंगे। लेकिन घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी परिवार में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे वो कोई बाहरी इंसान हो। बिल्कुल, वो उनके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन थे। जब मशीन ने पैसे देना बंद कर दिया तो वो कबाड़ हो गई। हम सबने अपने घरों में ये देखा है ना? आपने गौर किया है कि कैसे रिटायरमेंट के बाद कई पिता अचानक घर के हर खराब बल्ब, दरवाजे की कुंडी या नल को ठीक करने लगते हैं? हाँ, वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे बस परिवार को ये साबित करना चाहते हैं कि देखो, मैं अभी भी तुम्हारे काम का हूं, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। ये एक बहुत ही मार्मिक सच्चाई है। गजाधर बाबू भी यही कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार को उनका दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें एक फालतू सामान की तरह देखा जाने लगता है। ये ऐसा नहीं है कि घर के ताले बदल दिए गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट हो। परिवार ने अपना सिस्टम iOS 17 पर अपग्रेड कर लिया है। अच्छा, हाँ। और गजाधर बाबू एक iPhone 4 बनकर रह गए हैं। वे खराब नहीं हैं, वे बस अब इस नए आधुनिक परिवार के साथ कंपैटिबल नहीं है। सिस्टम उन्हें रिजेक्ट कर रहा है। वापसी के बीच एक अजीब सी समानता है। मृणाल ने समाज के नियम तोड़े, इसलिए वो अजनबी बन गई। गजाधर बाबू ने समाज के सारे नियम माने, फिर भी वो अपने ही घर में अजनबी बन गए। मतलब दोनों ही रास्तों पर अंत में अलगाव ही है, एलियनेशन ही है। गजाधर बाबू चुपचाप अपना सामान बांधते हैं और वापस से एक छोटी मोटी नौकरी करने किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या कोई उम्मीद नहीं है? मतलब क्या साहित्य सिर्फ हमें ये घुटन ही दिखाता है? यहाँ मुझे उन छात्र के नोट्स की सबसे खूबसूरत बात याद आ रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कुटज। कुटज सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज का पौधा एक ऐसी सूखी, पथरीली और बंजर जमीन पर उगता है जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं होती। लेकिन फिर भी वो पौधा सिर्फ जिंदा ही नहीं रहता, बल्कि पूरी शान से हरा भरा खड़ा रहता है। वो पाताल से अपने लिए जीवन रस खींच लाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मृणाल और गजाधर बाबू भी
अपने अपने तरीके से उस कुटज के पौधे की ही तरह है। बिल्कुल कह सकते हैं। कुटज जिजीविषा का प्रतीक है, मरते दम तक हार न मानने की जिद। मृणाल टूट जाती है, लेकिन वो किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं है। हाँ, दया की भीख नहीं मांगती, वो अपनी शर्तों पर जीती है। गजाधर बाबू भी अपमान सहकर घर के किसी कोने में पड़े रहने के बजाय अपना स्वाभिमान चुनते हैं और वापस काम पर लौट जाते हैं। समाज रूपी उस बंजर जमीन पर ये दोनों पात्र कुटज की तरह खड़े हैं, जो हार मानना नहीं जानते। तो इन तमाम कहानियों और विश्लेषणों से गुजरने के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि साहित्य सिर्फ कहानियां सुनाने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारे दिमाग में बसे हुए आदर्शों के जाले को साफ करता है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई कुछ तरक्की की है या हम बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। सही बात है। हम अपने बाहरी आवरण को आधुनिक बना चुके हैं, लेकिन अंदर से हम आज भी उन्हीं पुरानी शंकाओं और डरों से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि 1930 का दशक कितना पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे हम पर चोट करता है। जरा कल्पना कीजिए कि मृणाल आज की इस 21वीं सदी में होती। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया वाले इस युग में जहां हम फ्रीडम ऑफ चॉइस और महिला सशक्तिकरण के रोज नए नए हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आज मृणाल अपनी उस स्वानुभूति और अपनी उस बेबाक सच्चाई के साथ दुनिया के सामने आती, बिना किसी शर्म, बिना किसी डर के, तो क्या ये आधुनिक समाज उसे सच में स्वीकार कर पाता? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये समाज उसे चुप कराने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए अपना सारा जोर लगा देता? शायद हम उसे घर से तो नहीं निकालते, लेकिन हम उसे ऑनलाइन ट्रोल करते, उसका चरित्र हनन करते। बिल्कुल, उसका चरित्र हनन करते और एक डिजिटल चौराहे पर उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन कर देते। शायद हमारे तरीके बदल गए हैं, लेकिन हमारा वो जो लोभ है, जो दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत है, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। श्रोताओं के लिए सोचने का विषय है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हमें अपने ही अंदर ढूंढना होगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।